स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक इतिहास। पूरा फुल एक्सप्लेन करवाया है, डाटा कलेक्ट किया है हमने लूसेंट से। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मास्टर वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये जो बेल है इस पर ऑल प्रेस कर दें अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ को कवर करवाएंगे ताकि जब भी हम एमसीक्यूज़ को कवर करें तो हमें समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो टॉपिक आता है लूसेंट की, अगर हम बुक उठा के देखते हैं तो ये आता है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर आता है और उसमें ये भारतीय संविधान या फिर भारत में संवैधानिक विकास एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, इस नाम से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने यहाँ पर तीनों नामों को यूज़ कर रखा है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बस ये एक छोटा सा आपको बता देते हैं। इसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट या फिर इसे अधिनियम भी कहते हैं, उसके बाद पिट्स इंडिया अधिनियम, फिर चार्टर, जितने भी ये अधिनियम आए थे 4, और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, और जो ये उसके बाद भारत सरकार अधिनियम, और फिर ये साइमन आयोग। इन सबको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है सारी चीज़ें। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, वहाँ तक मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन आप लोगों को करवा दिया है। देखिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि भारत का संविधान क्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए भारत का सर्वोच्च विधान है ये, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, इसे पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, और ये प्रभावी हो गया था मतलब कि इसके ऊपर अच्छे से काम करने लग गए थे 26 जनवरी 1950 से। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन बनाया जाता है, तो वो है 26 नवंबर, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, ये सबसे लंबा लिखित संविधान है क्योंकि ये बहुत सारे देशों से लिया गया है। वो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी बस इसका इतिहास में समझाने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी समझा रहे हैं कि इसमें क्या है। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। मतलब जो संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको प्रस्तुत करने से पहले ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। ठीक है, इसी कारण ये जो पुस्तक है हमारी, उसमें ये शुरुआत ही यहीं से होता है कि हम भारत के लोग। ठीक है, इस वाक्य से ये प्रारंभ होती है। ये जो पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ये शुरुआत ही इसी से होती है। ठीक है, हम भारत के लोग। चलिए अब इसका थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, क्योंकि बेसिक पॉइंट यही है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भारत में संवैधानिक विकास ठीक इस तरह से हुआ। संविधान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ है प्रबंध करना, व्यवस्था करना या व्यवस्थित आयोजन करना। ठीक है, यही इसका कारण था इसको भारत में लाने का। मतलब यही रहा है संविधान का कि जो भी व्यवस्थाएं चल रही थी भारत में उसको प्रबंध करना, उसकी व्यवस्था करना और या फिर उसको व्यवस्थित तरीके से उसका आयोजन करना। ठीक है, भारतीय संविधान के विकास की धारणा को लोकमान्य तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक 1895 में पहली अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की, शुरुआत तो वैसे ब्रिटिश लोगों ने की थी, लेकिन जो भारतीय संविधान है उसके विकास की जो धारणा बनी थी वो बनी थी लोकमान्य तिलक द्वारा। जी ठीक है, भारतीय संविधान में जिन राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित किया गया है उनका विकास ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के लंबे शासनकाल के दौरान हुआ है। ठीक है, एकदम से संविधान नहीं बना है, इसको बनने में ही 200 सालों का समय लग गया। ठीक है, देखिए जब ब्रिटिश शासन चल रहा था भारत पे और उसी समय
वहीं से शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसके बाद 200 साल लग गए थे इसको बनने में। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास को 2 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए ब्रिटिश शासन में ये शुरू हो गया था, तो ये 2 चरणों में हुआ है। प्रथम जो चरण है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंतर्गत हुए संवैधानिक विकास को, जिसका ड्यूरेशन रहा है 1765 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसे ब्रिटेन ही संचालित कर रही थी, तो पहले ब्रिटेन की जो सत्ता थी वो सीधे भारत पर शासन नहीं कर रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर रही थी। ठीक है, ये डिफरेंस समझना है आप लोगों को। 1765 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश कंपनी जो ब्रिटिश थे वो भारत पे शासन तो कर रहे थे, लेकिन किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि जो सीधी सत्ता थी, ब्रिटिश सरकार थी, अब वो शासन करने लग गई। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप लोगों को समझना है। ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल के अंतर्गत हुए संवैधानिक विकास, इसका ड्यूरेशन जो रहा है 1858 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक। ठीक है, ये ब्रिटिश का जो संविधान है ये रहा है। दूसरे चरण में भारत में प्रतिनिधि और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की शुरुआत हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब ये भारत के जो कैंडिडेट्स थे उनको भी इसमें सिलेक्शन करने लग गए थे। इन दोनों चरणों में ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक अधिनियम चार्टर पारित किए गए, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। मतलब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर सीधे ब्रिटिश सरकार ने ही यहाँ पर शासन किया। ठीक है, क्राउन मतलब कि ताज होता है, मतलब कि जो भी राजा था, रानी हुआ करते थे उस समय ब्रिटिश सरकार के, उन्होंने फिर शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था, थोड़ा सा और पीछे लेके आप लोगों को चलते हैं कि भारत में बहुत सारी यूरोपियन कंपनियाँ आई थी, जिसमें से सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बच गई थी। तो ये जो कंपनी थी वो पहले तो सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे प्लासी, बक्सर का युद्ध। इसके बाद इसने क्या किया, अपने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, यही एक टर्निंग पॉइंट होता है कि यही लोग फिर संविधान लेकर आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, अब इसका इतिहास समझना ज़रूरी है। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई होती है। ठीक है, और 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ होता है। तो आपको जैसे पता है, मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है कि प्लासी के युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था प्लासी के युद्ध में। उसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। तो अब यहाँ पर ये लोग लड़ाई करने लग गए थे। ठीक है, राजाओं से लड़ाई करने लग गए, और उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर, सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस लिया था। ठीक है, शुरुआत कहाँ से की थी, बंगाल से। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनती हैं। ठीक है, एक्ट क्या है, एक्ट मतलब कि कानून होते हैं, अधिनियम होते हैं जो इन्होंने पारित किए थे। मतलब कि देखिए, जो इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी प्लासी और बक्सर, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध रहा था ब्रिटिश सरकार का, क्योंकि इसी की वजह से इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था भारत पे। तो इसको बनाए रखना चाहते थे, ये बनाए रखने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ कानून निकाले। ठीक है, अब देखिए क्या कानून निकाले, क्योंकि शासन यहाँ पर जमाना चाहते थे, इस चीज़ को ही अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब देखिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, इस शासन को वो और मजबूत करना चाहते थे। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से संविधान और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है इनका। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसके ऊपर ये संसदीय नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है,
इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। ठीक है, कंपनी का जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य होता है, ठीक है, शासन करने का, यहाँ पर इसको मान्यता मिल जाती है इस एक्ट के तहत। इसके द्वारा केंद्र शासन की नींव रखी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब उसकी विशेषताएं क्या रही थी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मुंबई एवं मद्रास के जो गवर्नर होते हैं उनको इसके अधीन में कर लिया गया। ठीक है, मतलब कि अब जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो अंडर में काम करेंगे, किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में। ठीक है, मतलब कि इसमें बंगाल, मुंबई, मद्रास, इसके पहले से गवर्नर हुआ करते थे, इनके एक अलग ही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ये अपने अपने तरीके से शासन करते थे। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर था उसको नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि इन्होंने युद्ध लड़ लिया था। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया और इसके जो गवर्नर थे इनको अपने अंडर में मिला लिया। ठीक है, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो रहे हैं वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सबसे पहले ये गवर्नर जनरल बने हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। ठीक है, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से कर सके। ठीक है, ये जो सत्ता थी कलकत्ता में भी थी। ठीक है, तो जो इसकी जो प्रेसिडेंट थी वहाँ पर ऐसी सरकार बनाई इन लोगों ने जिसमें गवर्नर जनरल, जो ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल है ये, प्लस उसकी परिषद के 4 सदस्य। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, इन्होंने एक सत्ता बनाई जिसमें ये 5 लोग जुड़े हुए थे जिनका उपयोग संयुक्त रूप से ये करते थे। ठीक है, मतलब ये उपयोग कर सके इस सत्ता को अच्छी तरह से चलाने के लिए, इसलिए इन्होंने एक गवर्नर जनरल और इस परिषद में 4 लोगों को भी जोड़ लिया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, कोर्ट है ये, उस कोर्ट की यहाँ पर स्थापना इन्होंने की जिसमें मुख्य जो न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें रहे थे। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में बने हैं ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इसकी विशेषता है रेगुलेटिंग एक्ट की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश था और साथ में 3 अलग से अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जिसे जज कहते हैं हम। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं उनका नाम है सर एलिजाज एम्पे। अन्य जो 3 न्यायाधीश है वो है चैम्बर्स, लेमनस्टर और हाइड। ठीक है, ये इनके नाम हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, ये जो कंपनी थी, ठीक है, जो कलकत्ता की कंपनी थी, वहाँ के कर्मचारियों को, या फिर जो भी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन कंपनियों के जो भी कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने, और निजी व्यापार मतलब कि अपना अलग से व्यापार नहीं करना है, कंपनी के द्वारा ही व्यापार करना है, और साथ ही जो भारतीय लोग थे उनसे ना ही रिश्वत लेना है और ना ही कोई उपहार लेना है। ठीक है, इस चीज़ में अगर कोई ये करते हैं ऐसी हरकत, तो इसका ये जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है, ये जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया है कलकत्ता में, यहाँ पर फिर इसकी सुनवाई होगी और कुछ ना कुछ सजा दी जाएगी। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं संविधान क्या है। संविधान अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो आप हमें नहीं मार सकते, हम आपको नहीं मार सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए हम फिर कोर्ट जाएंगे, वहाँ से कुछ संविधान ऐसे लिखे गए हैं जिसमें कुछ चीज़ें सुरक्षित की गई हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, मारते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए सजा दी जाएगी, है ना। इस तरह से ये संविधान है। तो देखिए शुरुआत यहीं से हुई थी, कलकत्ता में बना था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहे और 4 अन्य रहे थे, और उसमें क्या दिया गया था, क्या सबसे पहला क्या चीज़ उसमें थी कि यही कि कंपनी ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, अलग से अपना निजी व्यापार भी नहीं करेगी और किसी भी को परेशान नहीं करेंगे, ना ही उपहार लेंगे, ना ही रिश्वत लेंगे। ठीक है, शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है, यही है हमारा भारत का संविधान का सबसे बड़ा इतिहास। इस अधिनियम के द्वारा
ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। ठीक है, ये जो अधिनियम आया था रेगुलेटिंग अधिनियम, इसमें जो ब्रिटिश सरकार थी, है ना, उसको ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, जैसे एमपी बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, ठीक है, ये जो सारे बोर्ड्स होते हैं जो अपने एग्ज़ाम लेते हैं, उसी तरह से ब्रिटिश सरकार का भी एक बोर्ड था जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके माध्यम से ये कंपनी पर नियंत्रण करते थे। ठीक है, पूरी ब्रिटिश सरकार तो है, लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे हम 10th का बोर्ड देते हैं या फिर 12th का बोर्ड देते हैं तो उसको कौन देखता है, एमपी बोर्ड देखता है। ठीक है, लेकिन सरकार कौन सी है, एमपी की सरकार है। उसी तरह से ब्रिटिश सरकार तो है, लेकिन ये एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये देख रहे हैं कंपनी का कार्य। ठीक है, जो अभी के जो एग्जाम्पल्स है उससे रिलेट करके आपको समझा रही हूँ। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था इसमें। ठीक है, अभी जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनको ये सारी जानकारी देनी थी किसे, ब्रिटिश सरकार को। कौन कौन सी जानकारी, राजस्व की, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है आपको ये सारी चीज़ें। अब देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। ठीक है, ये एक्ट्स क्या हैं, मतलब क्या है कानून, क्यों बार बार पारित किए गए थे, मतलब कि अगर कुछ कमियां हैं, जैसे पहला का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको क्या करेंगे, ये उसमें कुछ ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद उसको एक अलग नाम दिया जाएगा। पहले वाले को तो रेगुलेटिंग एक्ट दिया, लेकिन इसमें अगर कुछ ऐड कर दिया तो उसको नाम दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है जो आया था 1781 ईस्वी में। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब कुछ ना कुछ कमी रही होगी रेगुलेटिंग एक्ट में जो ब्रिटिश सरकार को लगी, तो उसकी कमियों को ख़त्म करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को, ठीक है, जो कलकत्ता की जो सरकार है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय था, उसमें कुछ संविधान थे, तो अब जो कलकत्ता की सरकार है उनको परमिशन दे दी गई कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी इस तरह की कुछ विधियां बनाएं। ठीक है, ताकि उन पे कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद और एक्ट्स आए। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है। क्या है दोहरा प्रशासन, उसको समझ लेते हैं। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए होता है। ठीक है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स अभी हमने देखा जो व्यापारिक मामले के लिए है, और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर अलग है जो राजनीतिक मामलों के लिए है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको ये चीज़। व्यापारिक मामले जो सिर्फ कंपनी या फिर कुछ, ठीक है, हाँ वही कंपनी के जो मामले होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है वो देखेंगे जो राजनीतिक मामले हो रहे हैं, क्योंकि अब राजनीति की यहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, काफ़ी कम लोग थे उसमें पहले, एक यहाँ पर मतलब शुरुआत में काफ़ी कम लोग रहे हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो इसलिए यहाँ पर दोहरे शासन लग जाते हैं। अब देखिए 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या कहता है। अब ये इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई होती है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो वेतन देंगे अब वो भारतीय राजस्व से देने की घोषणा करते हैं। ठीक है, नियंत्रण जो बोर्ड है ना, ये जो इनके द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड है उनके सदस्य या फिर जो कर्मचारी है जो कंट्रोल कर रहे हैं इन चीज़ों को, उनको वेतन कहाँ से देंगे, भारतीय के राजस्व से देंगे। ठीक है, ऐसा इस अधिनियम में बताया जाता है। उसके बाद क्या आता है, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं रही हैं, जैसे कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जो कंपनी को जो भी इन्होंने अधिकार दे रखा है ब्रिटिश सरकार ने, अब इसको 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया जाता है। एक अधिकार मतलब कि अब सिर्फ कंपनी ही नहीं बेचेगी सामान, बाहर से भी अलग लोग उसको बेच सकते हैं। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें क्या था कि ब्रिटिश में जो भी चीज़ें बन रही थी ब्रिटेन में, वो सारी चीज़ों को अगर भारत में बेचना है तो कंपनी के द्वारा बेचेंगी, है ना, ऐसा था उसमें। लेकिन अभी सिर्फ एक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया कि सिर्फ कंपनी ही नहीं बेचेगी, कोई भी नॉर्मल इंसान भी अगर ब्रिटेन का है वो भी आकर भारत में बेच सकता है।
इस तरह से, मतलब कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार था सिर्फ कंपनी के पास, वो छीन लिया जाता है। किंतु उसे चीन के साथ, है ना, लेकिन अब जो चीन के साथ जो रिश्ता है वो उस व्यापार में और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में उनको 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर चीन में अगर कुछ बेचना है तो सिर्फ कंपनी के तहत बेचेंगे, या फिर जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी सिर्फ कंपनी के तहत ही बेचेंगे। ऐसा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन भारत में ख़त्म कर दिया गया। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कौन से एक्ट के तहत, 1813 ईस्वी चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, इस एक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। ठीक है, वही बात हुई, जितने भी ब्रिटिश नागरिक थे वो भारत के साथ अब व्यापार कर सकते थे, सिर्फ कंपनी नहीं करेगी, अब कोई भी कर सकता था। अब 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ईसाई पादरी कौन होते हैं? फादर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उन्हें पहले भारत में आने की आज्ञा नहीं होती थी, लेकिन 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा भी मिल गई। अभी अपने भारत में आ सकते थे और इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते थे कि आप इस धर्म को अपना ले। ठीक है, ईसाई धर्म को अपना ले, और जो भी तरह तरह की बातें कर सकते थे उनको अब यहाँ पर छूट दे दी गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम की भी बहुत सारी मुख्य विशेषताएं हैं। 1813 वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1833 वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब यहाँ पर जो कंपनी थे उसका सारा अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे करके अब क्या कर रहे हैं? कंपनी का अधिकार समाप्त कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके कौन यहाँ पर राज करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। ठीक है, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया था। ठीक है, अब जो कंपनी जो है इसका काम सिर्फ यही था कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पर शासन करे। अभी तो कार्य यही चल रहा है इसका, लेकिन 1858 में क्या होता है? ब्रिटिश सरकार ही खुद राज करेगी। लेकिन अभी तक देखिए, इस सन में यहाँ पर सिर्फ कंपनी कर रही है ब्रिटिश सरकार के लिए। ठीक है, अब देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि 1833 में ही बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। समझेगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था कि उसमें ये जो पहले बंगाल, बम्बई और मद्रास की जो अलग अलग गवर्नर जनरल थे जोसेफ, ठीक है, उनको हटा करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, एक जिसे बंगाल का जनरल कहते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या किया? बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको हटा करके अब भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। रेगुलेटिंग एक्ट में यही किया गया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझना है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1833 में ऐसा किया गया। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। ठीक है, बम्बई तथा मद्रास की जो परिषदें जो थी, ठीक है, उसमें जो विधि निर्माण शक्तियाँ जो बनी हुई थी उसको वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? क्योंकि अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा, इसलिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, परामर्श मतलब कि यहाँ पर अब ये राय देगा। एक विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को चुना गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल के इसमें कुछ लोग शामिल थे पहले से ही, अब उसमें एक और को ऐड कर दिया गया जिसे विधि सदस्य के नाम से जानते हैं, जो चौथे सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया, मतलब कि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया दास प्रथा को। कौन सा एक्ट के तहत? 1833 में हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इस एक्ट के तहत अधिनियम का धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान,
मूल वंश या रंग के आधार पर आयोग न ठहराए जाने का भी उपबंध किया गया। ठीक है, अब ये जो अधिनियम आया था इसमें धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन आप कोई भी पद धारण कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया जाएगा आपको हटाने के लिए कि आपका धर्म अलग है या फिर आपका जन्म कहीं और हुआ है या फिर आप मूल वंश कहीं और के या फिर आपका रंग कुछ और है। इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। कंपनी में अब किसी को भी जोड़ दिया जा रहा था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 8th पॉइंट इसमें क्या है, ये है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार इसमें दे दिया जाता है। मतलब कि अब यहाँ पर इन लोगों को सिर्फ एक ही बजट तैयार करना होता है और ये जो गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है, एक ही बजट तैयार करने का अधिकार अब यहाँ पर दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ठीक है, विधि आयोग क्या है, जो यहाँ पर कुछ चेंजेस करे या फिर कुछ अपने विचार रखें। ठीक है, भारतीय कानूनों के लिए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही प्रथम विधि आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, इसकी क्या विशेषताएं थी। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। ठीक है, मतलब कि पहले यहाँ पर जो नाम चला करते थे और उन्हीं के नाम पर ही कंपनी में जो पद भरे जाते थे कि हाँ इसका नाम बहुत चलता है यहाँ पर तो इसको पद पे भर लो, तो अब ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर किसी नाम पर किसी को नहीं लिया जाएगा कि ये मेरा चाचा है, भतीजा है, इसको रख लो, नहीं। अब यहाँ पर भी कंपनी में कार्य करने के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं को यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया। ठीक है, महत्व दिया गया, प्रतियोगी परीक्षाएं की गई कंपनी में कार्य करने के लिए। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर परिषद के विधायी और प्रशासनिक जो कार्य थे इनके, उन दोनों को अब अलग अलग कर दिया गया। एक ही बजट, मतलब यहाँ पर क्या एक ही बजट इनको नहीं बताना था, अब यहाँ पर ये चीज़ें अलग कर दी गई और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद को जोड़ा गया। ठीक है, 6 नए पार्षद इसमें जुड़ गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान पार्षद कहा जाता है या विधानसभा भी कह सकते हैं उस समय। अब देखिए क्या होता है, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आता है। अब ये देखिएगा इसके बीच में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसका नाम है 1857 का विद्रोह, जिसकी शुरुआत की थी मंगल पांडे ने। तो जैसे उसमें आपको पता है वहाँ पर जो एक कंपनी थी उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सारे भारतीय एक तरफ हो गए थे, जिसमें बहादुर शाह जफर थे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, कुंवर सिंह, ये बहुत सारे उसमें थे, खान बहादुर खां, ये सारे उसमें ये सब थे जो विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा विद्रोह करने लग गए थे कि इन कंपनी को हटा देना चाहिए, ये हमारे देश के लिए सुरक्षित नहीं है। तो उसके बाद अब क्या होता है, बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है। जो ब्रिटिश सरकार होती है वो ये फैसला लेती है कि अब जो कंपनी है उसको ख़त्म कर दिया जाए और उसका शासन सीधे कौन करेगी? ब्रिटिश क्राउन मतलब जो ब्रिटिश के जो राजा हैं, रानी हैं, उनके हाथ में सौंप दिया जाए। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट है, विद्रोह होता है उसके बाद ही। ठीक है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब जो ब्रिटिश कंपनी है, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी थी वो बीच में समाप्त हो चुकी थी, वो सिर्फ शासन कर रही थी, अब व्यापार नहीं कर रही थी, क्योंकि अब व्यापार तो कोई भी कर सकता था, एक अधिकार तो खत्म कर दिया गया था। तो अब ये शासन क्यों करेगी कंपनी के माध्यम से? अब ये सीधी शासन करेगी हमारे भारत पर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। उसके बाद क्या होता है, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब यहाँ पर मंत्री जो पद बने हैं वो यहीं से बने हैं,
ठीक है, इस अधिनियम के तहत। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन होता है। ये जो मंत्री पद है इसमें 15 सदस्यों को होते हैं, ठीक है। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा होते हैं, ठीक है। ये टोटल 15 होते हैं इसमें। कैसे? 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा होते हैं और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा होते हैं। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। अब ये सीधा नियंत्रण हो रहा है भारतीयों में जो भी मामले चल रहे थे उस पर। कंपनी अब यहाँ पर बीच में नहीं आई है। उसके बाद देखिए क्या होता है, मुगल सम्राट के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो पहले चल रहे थे अब इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा चेंजेस आया था इस अधिनियम में। उसके बाद ठीक है, ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। देखिए उसके बाद क्या होता है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो बना है, जिसे अभी हमने पढ़ा, जिसमें टोटल कितने 15 लोग थे, तो अब उसमें एक भारत के राज्य सचिव होते हैं, ठीक है। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के प्रशासन पे इसका संपूर्ण नियंत्रण था। किसका? ये जो था भारत के जो राज्य सचिव बने थे, अब इसका भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण होता है। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में हो, ठीक है। जो ये फैसला ले लेता था वही सही होता था, ठीक है। इसको भारत का राज्य सचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ये चीज़ याद करने के लिए है। चलिए उसके बाद देखिए, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब यहाँ पर वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना है, ठीक है। 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसमें सबसे बड़ा बदलाव था, अब जो भारत का गवर्नर जनरल है ये वायसराय बन गया, ठीक है। एक और बात समझा देती हूँ। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा किया गया कि जो मुंबई, मद्रास और जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया और मुंबई मद्रास के जो गवर्नर थे उनको उनके अधीन में ले लिया। उसके बाद 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें क्या किया गया, उसमें क्या ऐसा कर दिया गया, जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, अब उसको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद ये जो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कर दिया। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अंततः इस समय के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, है ना। ये अंतिम अब गवर्नर जनरल थे भारत के, और ये सबसे पहले अब इन्हीं को क्या बनाया गया, वायसराय बनाया गया, ठीक है। इनको हटाया नहीं गया, इन्हीं को वायसराय बना दिया, ठीक है। ऐसे ही बनाते हैं, हटाया किसी को नहीं गया था, इन्हीं को ही ये दूसरा पद दे दिया गया, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल लास्ट कौन था है, वो है लॉर्ड कैनिंग, और यही पहला वायसराय बना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद करने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, ठीक है। इसका कार्यकारिणी का जो परिषद है उसका यहाँ पर अब विस्तार कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल जिसको वायसराय कह रहे थे। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग यही वायसराय हैं। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती है, ठीक है। अभी जो गवर्नर जनरल है इनको पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है। ये जो 6 महीने तक काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहता जो भी ये आदेश देते थे। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में
विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति प्रदान कर दी गई। ठीक है, ये जो गवर्नर जनरल है, अब ये बंगाल उत्तर पश्चिम की जो सीमा के जो प्रांत हैं, प्रांत मतलब राज्य ही होता है, ठीक है, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने के इनको अब क्या शक्ति दे दी गई। ठीक है, अब ये विधान परिषद अपनी अलग से बना सकते थे। ठीक है, मतलब कि देखिए, समझिए इस बात को कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल है, जिसे वाइसराय कहते हैं, अभी अलग से अपना विधान परिषद बना सकता था। जो ब्रिटिश सरकार है वो तो शासन कर ही रही थी, साथ में ये भी अपना एक अलग से राजनीतिक चला सकते थे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। सही बात है। अब ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है, अभी किसको ऐड करेंगे इसमें? ये भारत वालों को ही करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो बिल्कुल अलग ही है, वहाँ पर तो सारे ब्रिटेन के ही भरे पड़े हैं। लेकिन अब ये जो अलग से जो अपना विधान परिषद बना रहे हैं, इसमें अब ये भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करेंगे। ठीक है, वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकन अब ये कर सकता है। ठीक है, इसको शक्ति मिल चुकी है, मतलब एक तरह से पावर मिल गई। अब देखिए, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद के में इन्होंने मनोनीत कर लिया। ठीक है, अब जो ये राजा कहते थे अपने आप को, अब इन्होंने क्या किया? विधान परिषद में मनोनीत कर लिया, मतलब इन्होंने ऐड कर लिया। ठीक है, क्योंकि इनको एक अलग से विधान परिषद बनाने की शक्ति मिल गई, तो अब इन्होंने ये जो राजा थे, महाराजा थे, इनको इसमें ऐड करना शुरू कर दिया, किसमें? विधान परिषद में। ठीक है, 1862 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, 1873 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, उसमें क्या कह रहे हैं? इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। ठीक है, इसको किसी भी समय में भंग किया जा सकता था। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब इसको भी पूरी तरह से भंग करने की ये कोशिश कर रहे थे। वैसे भी इसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि 1858 में ये सारी चीज़ें ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ चुकी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना भी कुछ अब वैल्यू नहीं रहा था। ठीक है, अब देखिए, शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में, है ना, इसका क्या था? विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। ठीक है, याद रखिएगा, इस अधिनियम द्वारा जो गवर्नर जनरल थे, इसके जो केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति करके उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया। अब इसमें यहाँ पर 6 इंसान को ऐड किया गया है, जिसका क्या काम है? लोक निर्माण विभाग का कार्य इसको दे दिया गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं, अगर लूसेंट की बुक उठाकर, ये 1992 में ये क्वेश्चन आ चुका है BBSC में, कि महारानी जो विक्टोरिया है, इन्हें भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर है 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है? एक और एक्ट आता है, अधिनियम 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम है अभी ये। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं रही हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर चुनाव शुरू होने लग गए हैं, उससे पहले चुनाव वगैरह नहीं थे, किसी को भी नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, 1892 की बात हो रही है अब यहाँ पर। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी के से प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है कि यहाँ पर चुनाव शुरू हो रहे थे, अब इसके द्वारा जो राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने के लिए कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की इनको शक्ति दे दी गई थी। मतलब पहले इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता था, जो भी इन्होंने बजट दिया उसको ये सही मान लेते थे और ये किसी से भी कुछ भी प्रश्न नहीं कर सकते थे। लेकिन अब चुनाव भी हो रहे हैं और यहाँ पर अब सीधे प्रश्न भी इनसे हो सकते हैं।
अब देखिए 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कहा जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो कहते हैं, यहाँ पे माले लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मार्ले मिंटो है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुस्लिम जो संप्रदाय है इनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व का यहाँ पर उपबंध किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय अपने एक अलग बनाना चाहते थे, इसलिए अब यहाँ पर इनके लिए अलग ही प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, चुनाव के द्वारा ही यहाँ पर सदस्यों को चुना जा रहा है। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दे दी जाती है। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये जो लॉर्ड मिंटो हैं, ठीक है, इन्हीं को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, ये जो भारतीय थे अब इनको भारत के सचिव बनाया जा सकते थे और जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी अभी इनकी परिषदों में नियुक्ति कर दी गई थी। उससे पहले भारतीयों को इसमें नहीं लिया जा रहा था, पर अब यहाँ पर इस अधिनियम में लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्र और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी यहाँ पर मिल जाता है। किन्हें? केंद्र तथा प्रांतीय विधान परिषद को। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद अभी हमने पढ़ लिया किस तरह से बनाई गई। ठीक है, और केंद्र जो थे अब इनको यहाँ पर अपना बजट पेश करना, इस पे वाद विवाद करना और सार्वजनिक हित मतलब कि किसके लिए सही है क्या सही नहीं है इस विषय पर अपना प्रस्ताव पेश करना, प्रश्न पूछना, मत देना, ये सारे अधिकार अब धीरे धीरे यहाँ पर मिलने लग गए थे। ठीक है, ये सारे अधिकार संविधान में सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में अब यहाँ पर वृद्धि कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर अब जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे जो परिषदों में जो भी पार्षद जो बैठेंगे अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनते हैं। ठीक है, उससे पहले भारतीयों को नहीं लिया जा रहा था, गैर कानूनी तरीके से लिया जा रहा था, मतलब गैर सरकारी तरीके से लिया जा रहा था, परमानेंट नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा रहे हैं ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रतिनिधित्व मतलब क्या है कि अब ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बात रखेगा। ठीक है, अलग से बात रखेगा, उसके लिए एक अलग ही इंसान को चुना गया है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, प्रतिनिधित्व है। अब देखिए 1909 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है, ये पहले भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। 1909 में ये जो मार्ले मिंटो जो आया हुआ है एक्ट है ना, इसमें मार्ले जो हैं ये लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के होते हैं। ठीक है, और ये भारत के राज्य सचिव भी थे, और जो मार्ले मिंटो है, ये जो मिंटो वर्ड जो है ये लॉर्ड मिंटो भारत के ये वायसराय थे। ठीक है, इन दोनों के नाम से जोड़कर बनाया गया था ये अधिनियम। देखिए उसके बाद क्या होता है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं रही हैं, जैसे कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्र विधानसभा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राज्य परिषद और दूसरा केंद्र विधानसभा, ये दो यहाँ पर क्या विधायिका होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है
ये जो विधान आप सभा सुनते हैं ये सब कहाँ से आए हैं, अब ये इस एक्ट के तहत आए थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज होने लग गया था हमारे भारत में, जिसे हम कहते हैं 1990 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज किया गया था, चेंज हुआ था कि प्रथम था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या शुरुआत में 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 144, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो विधायिका है ये दो हिस्सों में कर दी गई है, पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो जो राज्य परिषद है उसमें इनके सदस्यों की संख्या 60 थी, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या इसमें 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और जो बाकी बचे हैं वो सब मनोनीत होते थे। ठीक है, उनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्षों का हुआ करता था। और केंद्रीय विधानसभा जो है उसके सदस्य की संख्या थी 144, जिसमें 104 निर्वाचित थे और 40 क्या थे, मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्षों का। दोनों सदनों के अधिकार समान होते थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। ठीक है, जो निचला सदन है सिर्फ वही बजट पर अपनी स्वीकृति दे सकता था। अब देखिए उसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो लियोनस कार्टियर्स थे ये रहे थे। ठीक है, अब ये सुना, प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली है उसका प्रवर्तन यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आंतरिक तथा हस्तांतरिक या अंतरित। ठीक है, अंतरित, ये पॉइंट याद रखना है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषय जो हुआ करते थे इनको 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। ठीक है, और हस्तांतरित को ही अंतरित कहा जाता है। अब देखिए आरक्षित विषय में क्या है, वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं दी गई। ठीक है, ये जो आरक्षित विषय है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर हस्तांतरित विषय में क्या क्या चीज़ें आती हैं, शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हस्तांतरित विषय में। ठीक है, हस्तांतरित नाम से समझिएगा जिसमें आप हंस खेल सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें जिसमें आप थोड़ा अपना मन लगा सकते हैं उस चीज़ को हम कह सकते हैं हस्तांतरित। ठीक है, जैसे शिक्षा हो गई, पुस्तकालय हो गया। ठीक है, ये मनोरंजन की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आती है हस्तांतरित में। ठीक है, और आश्रित थोड़ा सा अलग हो जाता है, भूमि कर, अकाल समस्या, न्याय, पुलिस, पेंशन। ठीक है, आपराधिक जाति है वो थोड़ा सा अलग पॉइंट हो जाता है। ये 2 चीज़ों में इनको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आश्रित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। ठीक है, समझ में आ रही है आपको ये चीज़। ये देखिए ये द्वैध शासन है। ठीक है, 2 शासन कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो आरक्षित विषय जो अभी आपको मैंने पढ़ के बताए हैं इसको प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जा रहा था, इसके ऊपर प्रशासन। ठीक है, जबकि जो हस्तांतरित विषय जो अभी हमने पढ़े हैं उसका जो प्रशासन कर रहा था गवर्नर द्वारा
विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये द्वैध शासन चल रहा था, दो चल रहे थे यहाँ पर, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद थी, और दूसरा था गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री। ठीक है, दो लोगों के द्वारा ये चलाया जा रहा था। भारतीय सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके। ठीक है, यहाँ पर इनको एक अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। ठीक है, एग्जाम्स हैं ये। अंततः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया था। ठीक है, इसमें अब भारतीयों को जोड़ा जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंगाल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया था। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, ये पहले एक हुआ करता था, अब केंद्र का बजट पूरी तरह से अलग हो गया, और ये जो राज्य के जो बजट है ये पूरी तरह से अलग हो गए हैं। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा था। अब देखिए, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्ण अनुमति आवश्यक हुआ करती थी। ठीक है, इसका मतलब कि कुछ विषय ऐसे थे जिनके संबंध में जो विधायक होते थे, इनके विचार को प्रस्तुत करने के लिए इनको उसकी पूर्ण अनुमति की आवश्यकता होती। उसे भारतीय विधान सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक की को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आश्रित करने की शक्ति थी। ठीक है, अब यहाँ पर इनके अंडर में कुछ पावर्स आ चुके हैं। देखिए, और क्या पावर्स थी? उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। ठीक है, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है समझने के लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम, जिसे 1919 भी कहते हैं या फिर इस नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। किसमें? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। ठीक है, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। ठीक है, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज। कौन था? लॉयड जॉर्ज, जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? 1935 ईस्वी में के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? इस अधिनियम के तहत की 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार रही हैं। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनाया था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। ठीक है, अखिल भारतीय संघ कैसे बना है? किन लोगों से मिलके बना है? किन किन संघ से मिलके बना है? ठीक है, मतलब ये जो संघ बना है किन किन प्रांत से मिलके बना है? प्रांत मतलब छोटे छोटे राज्य। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर 6 चीफ कमिश्नर
के क्षेत्रों और उन सभी रियासतों से मिलकर बनाना था जो स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से संघ में सम्मिलित होना चाहते थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। ठीक है, ये जो प्रांत है इनको संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। ठीक है, जो देशी रियासतें थी वो अपनी मर्जी से आ सकती थी, लेकिन प्रांतों को इसमें ऐड होना ज़रूरी था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। ठीक है, अब जो ये देशी रियासतें थी, ठीक है, जो देश के अंदर ही कुछ रियासतें चल रही थी, ये इस अखिल भारतीय संघ में ऐड नहीं हुए, जिसकी वजह से ये अवसर इनको नहीं मिला किसको घोषित किया जा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट में ये जो द्वैध शासन कभी ये काफ़ी बार स्टार्ट हो जाता था और वापस इसको बंद कर देते थे। द्वैध मतलब कि दो लोगों द्वारा शासन किया जाना, या फिर दो कम्युनिटी कह सकते हैं, दो ग्रुप कह सकते हैं, उनके द्वारा शासन करना ही द्वैध शासन कहलाता है। ठीक है, बंगाल से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे ये काफ़ी जगह फैलते गए, पूरे देश में भी लगा। तो इस तरह से ये लगता भी था और इसे कुछ समय के लिए बाद इसे बंद भी कर दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था क्या रही थी। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में क्या किया गया, विधायी शक्तियां जो थी उसको केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच में बांट दिया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समरवर्ती सूची का निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए ये जो सूचियाँ जो हम पढ़ते हैं वो यहीं से ही बनी थी। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय हुआ करते थे। किसमें, परिसंघ सूची में। ठीक है, प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधान मंडलों की अन्य अधिकारिकता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। ठीक है, इनके लिए ये कानून बना सकते थे। ये सब सूचियां हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए समरवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। ठीक है, समरवर्ती जो सूची है इसमें परिसंघ और जो प्रांतीय विधान मंडल है दोनों विधान इस पर बना सकते थे, दोनों विधान बनाने के लिए इसमें सक्षम थे। ठीक है, समरवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखिए कहाँ से ये अपना ये जो संविधान बना था, इसमें अभी हमने पढ़ा कि 321, ठीक है, 321 अनुच्छेद थे 1935 तक और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इसमें फिर अखिल भारतीय संघ बनना था जो बन नहीं सका। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन स्थापना हुई और उसमें जो केंद्र में द्वैध शासन स्थापना हुई थी ये तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद ये इन 3 हिस्सों में बढ़ गया, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समरवर्ती सूची। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है, एक बन रहा होगा आपके दिमाग में। ठीक है, केंद्र द्वैध शासन की स्थापना, वापिस से एक और बार इसमें केंद्र में द्वैध शासन चला जिसमें जो उसकी जो पावर थी इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दी। ठीक है, एक केंद्र में और दूसरा प्रांतीय विधान मंडलों के बीच में अलग अलग कर दी, जो अपने तहत यहाँ पर अब अपने अपने कानून बना सकते थे। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये जो ऊपर उल्लेख उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधान मंडल को दूसरों की शक्तियों का अतिक्रमण करने का इनको अधिकार नहीं था। ठीक है, ये जो भी ये कानून बना रहे हैं ये दूसरे के जो कानून बने हुए हैं इस पर ये अपना अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। ठीक है, विधान क्या है? कानून को ही कहते हैं। ठीक है, अगर लगता है वायसराय को कि आपातकालीन जैसी कुछ कंडीशन बन रही है तो उसमें जो परिसंघ विधानमंडल है ये प्रांतीय सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद समरवती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दे दी जाती है। अवशिष्ट विधायी शक्ति जो होती है वो वायसराय को दे दी जाती है। ठीक है, अब देखिए संसदीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन से इनको प्राप्त थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। ठीक है, भारत परिषद का अंत इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। उससे पहले जो हमने पढ़ा था भारत परिषद है ना, उसका अंत इस अधिनियम के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था इसके तहत भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस तरह से हुआ। संसदीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियां, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक कर दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं कुछ धीरे धीरे, मतलब हर किसी के लिए अब यहाँ पर हर किसी को यहाँ पर अब ऐड किया जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर निर्वाचन किस किस के लिए कर दिया गया, दलित जातियों के लिए भी, महिलाएं भी और मजदूर वर्ग को के लिए भी यहाँ पर निर्वाचन कर रहे थे। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, बर्मा म्यांमार में है। ठीक है, वहाँ की राजधानी है, वहाँ का कैपिटल है, तो अब ये इसको अलग कर दिया गया भारत से। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, ये जगहें हैं, इनको अलग अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसका 10th पॉइंट है कि इसके अंतर्गत ये जो अभी हम अधिनियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत इसके अंतर्गत ही देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट है ये 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या कहता है ये, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो चुका था। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। ठीक है, धाराएं वही कानून ही है। ठीक है, जैसे सूची अभी हमने पढ़ी थी है ना, इसी तरह से ये भी हैं, ये धाराएं हैं। 2 अधिराज्यों की स्थापना होती है। 15 अगस्त 1947
को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। ठीक है, और उनका ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप दी गई ठीक है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान कब अलग हुआ? 15 अगस्त 1947 को। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप दिया गया। ठीक है, अब जो ये सत्ता जो मिली थी, अधिराज्य किसे कह रहे हैं? एक भारत को और एक पाकिस्तान को। ये जो 2 है भारत और पाकिस्तान, इनकी जो सत्ता का जो उत्तरदायित्व है इनके संविधान सभा को ही दे दिया जाता है। ठीक है, संविधान सभा को और डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। ठीक है, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में ही कार्य करेगी। ठीक है, भारत मंत्री के पद यहाँ पर समाप्त कर दिए गए। 1935 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ठीक है, उसके बाद देखिए इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। किसको मिलता है? ये ब्रिटिश सरकार को मिलता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट है समझने के लिए। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। ये चीज़ें समझने के लिए थी। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हुई हैं तो जब मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी तो वहाँ पर मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करती चली जाऊँगी। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा, मतलब किस तरह से जो संविधान बना था। ये देखिए जो भी हमने पढ़ा ये तो सारा पूरा इतिहास था। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार के समय में था, लेकिन अब जो ये भारतीय संविधान सभा होता है, जो कैबिनेट मिशन की बाद जो होता है, ये हमारे भारत द्वारा बनता है। क्योंकि अब देखिए भारत और पाकिस्तान तो अलग हो गए, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखा करो ताकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।